A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो यहां पे लिखा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो बेलन का आयतन है वो हमें कितना दिया गया है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया 448 पाई, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई, हाइट कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी h की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर ये दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो फॉर्मूले में आर भी आता है और हमें यहाँ पे अभी आर की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आर की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दिया है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई, ये तो मैंने अभी आपको ऊपर ही समझा दिया। एच की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है, वक्र पृष्ठ हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर की वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम आर की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमें दिया है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई। अब यहाँ पे देखिए ये पाई से ये पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा और एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एच की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको हम लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए h की जगह हम रखेंगे 7 इज इक्वल टू 448, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 यहाँ पे ऐसे रहेगा और 7 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 अपॉन में 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 7 7 6 42 और यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा 28, यानी 7 4 28 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हमें मिलेगा। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 64 ये मिलेगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 8, और वो भी सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8 सेंटीमीटर मिल गई। देखिए आर इज इक्वल टू 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर में ये रहेगा। तो देखिए आर की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मिल गई। अब हम यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल पाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो चलिए हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये आप सबको पता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आर है, आर की वैल्यू को अभी हमने 8 सेंटीमीटर निकाला, तो आर की जगह हम क्या रखेंगे 8, फिर इंटू में फिर यहाँ पे देखिए एच है, एच की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर ये देखिए दी है ना यहाँ पे। तो इसी h की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 7 यहाँ पे रखेंगे h की जगह। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा 44, और इंटू में यहाँ पे 8 भी, तो ये 8 बचा हुआ है तो 8 की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 44 में, तो हमें क्या मिलेगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में।
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, बस यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं इनको चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ और आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यही लगेगा जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको यहाँ पे मेंसुरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसे मैंने 2020 में भी किया था, जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, तो वहां पे मेंसुरेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और वही आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 हो तो a और b के मान होंगे। दो बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015, फिर उसके बाद 2019 में। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने होंगे और मैं आपको करवाता भी हूं। और आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दो बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, यहाँ पे लिखा यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ये दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan a प्लस बी ये आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए √3 लिखा हुआ है, tan कितने की वैल्यू √3 होती है, तो आप बोलेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। यानी इस √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, आगे लिखा है और cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा तथा cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है ना। तो cos a माइनस बी ये तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू अब √3/2। मैं आपसे पूछूं cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप बोलेंगे cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। यानी इस √3/2 की जगह हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री ना, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में ये cos से ये cos कैंसल, बचेगा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आगे अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे मैंने लिखा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्या, ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और इक्वेशन नंबर सेकेंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर इसके बाद ये इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे मैंने नीचे लिखा। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं, तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए साइन आपके चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए ये तो सीधे सीधे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और देखिए b और b मिलके 2b हो जाएगा और 60 में से 30 को लेस करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। यानी 2b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 मिला। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू 30 अपॉन में 2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10। यानी b की जो वैल्यू हमें मिल गई, b की वैल्यू हमें मिल गई 15 डिग्री। b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब b की वैल्यू की मदद से हम a की वैल्यू को भी बड़े आसानी से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना, जो b की वैल्यू हमें यहाँ पे 15 डिग्री मिली है ना, इसको हम ले जाके रख देंगे समीकरण 1 में। देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही वाला है आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये है, इसी में हम b की वैल्यू को रख देंगे। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b की जगह हम क्या करेंगे, 15 डिग्री रख देंगे। तो देखिए a तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस b की जगह 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका ऐसे रहेगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 60, बराबर के 60 यहाँ पे है। अब 15 यहाँ पे प्लस में जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में से 15 यहाँ पे लेस हो जाएगा, यानी 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। और a की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45 डिग्री। तो देखिए a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू हमें कितनी मिली, 15 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, अतः a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में,
ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू 15 डिग्री। देखिए क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, देखिए ट्राइग्नोमेट्री के सभी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए हैं, बस आपको अपना रिवीजन करना है। चैनल पर जाइएगा और 2021 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ट्राइग्नोमेट्री से आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 5 से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो फिक्स होते आएंगे ही आएंगे। मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे और जो मैंने करवाया हुआ था वही क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जितना मैंने सॉल्व करवाया है प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और अलग से मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही रहा हूं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में। और मैं आपको बता दूं ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, अरिहंत की बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ट्राइंगल वाले चैप्टर का एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि चित्र में x का मान बताइए। जो यहां पे x लिखा है इसकी वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण या फिर आप बोल सकते हैं बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है, फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है, देखिए जो यहाँ पे एंगल ए सी डी की वैल्यू, देखिए ए सी डी इसकी वैल्यू क्या दी गई है 120 डिग्री, ये हमें दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख लिया। फिर उसके बाद यहां पे देखिए एंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू एंगल ए बी सी इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 40 डिग्री दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें बताना है यहाँ पे। तो देखिए हमें कौन सा एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल BAC, इसी की वैल्यू को निकालना है। एंगल BAC इसी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि त्रिभुज का बाह्य कोण या फिर आप बोल सकते हैं बहिष्कोण। तो त्रिभुज का बाह्य कोण यानी बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एंगल ACD, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि त्रिभुज का बाह्य कोण यानी बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसका मतलब ये हो जाएगा जो एंगल ACD है ये बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, तो ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC। अब देखिए ACD की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें यहाँ पे दी गई है 120 डिग्री, तो इसकी जगह 120 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल ABC की वैल्यू क्या है 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस एंगल BAC यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ, तो इसकी जगह हम x लिख देंगे क्योंकि यही तो हमें निकालना है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 120 तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे देखिए 40 प्लस में जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ के लेस हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ पे 40 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे x बचेगा, या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू देखिए 120 में से आप 40 को लेस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 80 डिग्री मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू हमें 80 डिग्री, यानी हमें यहाँ पे एंगल कौन सा निकालना था, एंगल BAC निकालना था। BAC की वैल्यू जो हमें मिल गई वो 80 डिग्री मिल गई, x की वैल्यू 80 डिग्री। तो कहां पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो या फिर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाह्य कोण बहिष्कोण कितना दिया था 120 डिग्री दिया था। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि त्रिभुज का बाह्य कोण यानी बहिष्कोण उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल आपका 40 डिग्री दिया था, अब हमें 120 बनाना, जैसे यहाँ पे 120 है तो इन दोनों
का योग भी यहाँ पे 120 होना चाहिए। जो एंगल हमारा होगा एंगल ABC और प्लस एंगल BAC, इसका योग क्या होना चाहिए? 120 होना चाहिए। तो 40 में हम क्या जोड़ दें कि हमें क्या मिल जाए? 120 मिल जाए। तो 40 में अगर आप 80 जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे 120 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ना आपको यहाँ पे 120। अगर आप यहाँ पे 80 जोड़ देंगे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो आपको इजी लगता है उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या है। यानी जो पिघलाकर एक नया गोला यहां पे बन रहा है उसकी त्रिज्या हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आपका पूछा जा चुका, दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखिए जो 3 सेंटीमीटर इसको मैंने R1, ठीक है, और R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और R3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यही मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा यहाँ पे कि 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और R3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई हैं। फिर यहाँ पे लिखा है इनको पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या हमें बतानी है। जो नया गोला बन रहा है उसकी त्रिज्या हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माना नए गोले की त्रिज्या जो है वो मैंने क्या मान ली? कैपिटल R मान ली। नए गोले की त्रिज्या मैंने यहाँ पे कैपिटल R मानी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखिए जो तीनों गोलों का कुल आयतन होगा वो बराबर होगा नए गोले का आयतन। ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, तीनों गोलों का कुल आयतन बराबर नए गोले का आयतन। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तीनों गोलों का कुल आयतन इसको हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ठोस गोलों की बात हो रही है। ठोस गोले की बात यहाँ पे हो रही है ना। जब ठोस गोले की बात यहाँ पे हो रही है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि यहाँ पे त्रिज्याएं कितनी दी गई हैं, R1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और R3 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो सबके लिए अलग अलग हम यहाँ पे निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं दी गई हैं तो तीनों गोलों के लिए हम अलग अलग यहाँ पे आयतन निकालने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। तो पहले गोले के लिए क्या हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला आयतन वाला ही लगेगा, गोले के आयतन वाला 4/3 पाई, और यहाँ पे त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? R1 क्यूब हो जाएगी। ठीक है, R1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो पहले गोले के लिए क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब। फिर इसके बाद प्लस दूसरे गोले के लिए निकालेंगे यहाँ पे दूसरे गोले का आयतन, तो 4/3 पाई, त्रिज्या क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी, और क्यूब तो यहाँ पे रहेगा ही। फिर इसके बाद तीसरे गोले के लिए आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, और त्रिज्या हो जाएगी R3 और इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू जो नए गोले का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यहाँ पे होगा 4/3 पाई, और त्रिज्या इसकी हमने कैपिटल R मानी है तो कैपिटल R लिखेंगे और इसका क्यूब हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 4/3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 4/3 को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो 4/3 और पाई भी तो यहाँ पे है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, यही तो बचेगा अंदर। आप आपका ये बचेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे? 4/3 पाई, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। R1 की वैल्यू 3 है और इसका क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब। R2 की वैल्यू 4 और 4 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि R2 का क्यूब है, और प्लस R3 की वैल्यू जो है वो है 5, और यहाँ पे क्यूब है तो 5 का क्यूब हो जाएगा। त्रिज्याएं हमें क्रमशः क्या दी गई थी? 3 ठोस गोलों की। R1 की वैल्यू 3,
R2 की वैल्यू 4 और R3 की वैल्यू 5 और सबका यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, ये आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, कैपिटल R यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R क्यूब बचेगा, R क्यूब को आगे ले आएंगे इज इक्वल टू, अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का होता है 64 और 5 का 125, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो R क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 64 प्लस 125, इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 216, यही तो मिलेगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे R इज इक्वल टू, जब यहां से क्यूब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 216 है, यहाँ पे क्यूब रूट मैंने लगा दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6 और किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो नए गोले की त्रिज्या कैपिटल R जो हमने मानी हुई थी इसको निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 6 सेंटीमीटर कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए मेंसुरेशन के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, बस आपको अपना रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैं करवा रहा हूं, जैसे आज जो क्वेश्चन कराया आज ही इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देखिए जब एग्जाम टाइम करीब आएगा ना तो वहां पे आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अगर अभी से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 2 बार लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया, 2019 और 2020 में। मैं आपको बता दूं जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तो वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था और ये भी कहा था कि 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लगातार रिपीट हो जाते हैं और यही हुआ। और 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। मैंने लास्ट ईयर ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, आप चाहे तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। परिमाप हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना समबाहु त्रिभुज की भुजा a सेंटीमीटर है। देखिए जब तक हमें यहाँ पे भुजा इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम यहाँ पे परिमाप नहीं निकाल सकते, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 गुणे भुजा। क्या होता है, 3 गुणे भुजा होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 3 into a या फिर लिख सकते हैं 3a। तो सबसे पहले ये a यानी भुजा की वैल्यू को हमें निकालना होगा, तब जाके हम यहाँ पे परिमाप को निकाल पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, या फिर आप ये लिख सकते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। यही होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो भुजा को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए a स्क्वायर ये लिख देते हैं। तो हमें क्या दिया है, देखिए √3/4 a स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और जो कि हमें कितना दिया गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे सबसे पहले पता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आएंगे, प्रश्नानुसार हमें दिया है √3/4 a स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 4√3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर को हम आगे ले आएंगे इज इक्वल टू √3/4, ये आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 4√3, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा दीजिए। तो देखिए इस 4 की मल्टीप्लाई, देखिए 4 की मल्टीप्लाई होगी 4√3, यानी 4 की मल्टीप्लाई 4√3 में यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको, 4 4 16 और √3 ये मिलेगा ना, तो इसीलिए 16√3 लिखा, इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई √3 में, तो आपको √3 यहाँ पे मिलेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 16 और √3 था तो 16 को ऐसे ही रहने दीजिए, √3 जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो √3 में से √3 यहाँ पे लेस हो जाएगा और मिलेगा क्या यहाँ पे 0, यानी ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका। बचा क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यही तो बचा हुआ है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ये बचा हुआ है। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा 16, या फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4, और 4 किस में,
सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर ये आपको मिलेगा। तो ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, भुजा इसका मान हमने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल पाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुणे भुजा होता है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते 3 गुणे भुजा होता है, या फिर आप लिख सकते हैं 3 इंटू ए, या फिर आप लिख सकते हैं 3a ऐसे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3a, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3 और a की वैल्यू जो हमारी निकली है वो 4 सेंटीमीटर निकली है। तो 3 इंटू 4 कर देंगे 12 और सेंटीमीटर, यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। ये क्वेश्चन 2020 की जब मैं प्रिपरेशन करवा रहा था वहां पे करवाया था और कहा था कि आपसे पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चंस आपके दोबारा भी रिपीट होते हैं, लगातार भी पूछे आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्यों पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले का यूज था। स्टूडेंट्स फॉर्मूले को अच्छे से याद नहीं करते हैं। अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे, और परिमाप का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तब भी नहीं बता पाएंगे। तो फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन लगा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 मीटर स्क्वायर तथा 36 मीटर स्क्वायर है। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 मीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया यह क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे समरूप त्रिभुजों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 मीटर स्क्वायर तथा 36 मीटर स्क्वायर है। यानी जो पहले त्रिभुज का, यानी जो पहला समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 मीटर स्क्वायर। यानी ट्राइंगल 1 का जो एरिया दिया गया है इसका कितना दिया गया है, 9 मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिख ली। और जो ट्राइंगल 2 है इसका एरिया कितना दिया गया है, इसका दिया गया है 36 मीटर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और देखिए यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 मीटर हो, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा जो पहला त्रिभुज उसकी ऊंचाई कितनी दी है, h1 मैं मान ले रहा हूं, जो कि दी गई है 24 मीटर। फिर हमसे पूछा गया दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, यानी दूसरे त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसको मैं h2 मान लेता हूं, और इसी की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है समरूप त्रिभुजों की, 2 समरूप त्रिभुज, यहाँ पे समरूप त्रिभुज लिखा है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए जो जो वैल्यूज दी गई थी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। अब समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, तो समरूप त्रिभुजों के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्राइंगल फर्स्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे h1 का स्क्वायर और अपॉन में h2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा h1, ये पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसको h1 हमने माना है, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई को h2 माना है, और यहाँ पे स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। इसी की बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे h2 की वैल्यू को क्वेश्चन में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो देखिए h2 का स्क्वायर है इसको हम आगे ले आएंगे, h2 का स्क्वायर इसको आगे ले आएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए जो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्राइंगल 2 इंटू h1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और अपॉन में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्राइंगल फर्स्ट ये आपका हो जाएगा। जो पहले त्रिभुज का एरिया है, क्षेत्रफल है, ये अपॉन में आपका आ जाएगा। अब इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे, जो जो वैल्यूज हमें दी गई हैं यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो h2 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, अब देखिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे, ये देखिए 36 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36, ये मैंने पुट कर दिया, इंटू h1 का स्क्वायर। अब देखिए h1 का स्क्वायर, h1 की वैल्यू पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, 24 मीटर। अब इसी का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 24 और गुणे 24 यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 24 गुणे 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये दिया गया है 9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में h2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अलग अलग लिखेंगे, जो 4 हमें मिला है इसको अलग, और गुणे में जो आपका क्या दिया गया है 24 गुणे 24,
24 गुणे 24 करेंगे तो आपको मिलेगा 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है। देखिए 24 गुणे 24 576 मिलेगा। तो देखिए 4 को अलग लिखिए और 576 को अलग लिखिए। डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करवाइएगा, 4 गुणे 576 मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो क्या किया, अलग अलग 4 गुणे 576 ये लिख दिया। क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए H2 का स्क्वायर यहाँ पे है इज इक्वल टू 4 इंटू 576 लिखा हुआ है। अब देखिए जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे इसके ऊपर लगेगा, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा इनटू, फिर इसके बाद यहाँ पे 576 स्क्वायर रूट लगेगा 576, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 24, यही तो मिलेगा ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर हमने हटा दिया तो S2 इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 2 और गुणे 24, इसीलिए क्या, ताकि हम यहाँ पे आराम से निकाल पाए, 4 की जगह 2 और 576 की जगह 24 आ गया। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 24 में करवा दीजिए, आपको मिलेगा 48 और मीटर में आएगा तो H2 की वैल्यू 48 मीटर ये हमें मिल गई। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक बेलनाकार रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.68 मीटर है। किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान का क्षेत्रफल होगा, ये हमें बताना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया, तो आपसे इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत पहले पूछा गया है और यही क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, जो बहुत पहले पूछे गए होते हैं वो दोबारा आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बेलनाकार रोलर का व्यास पता है, दिया है बेलनाकार रोलर का व्यास कितना दिया है, 2.4 मीटर। अब हम यहाँ पे रोलर की त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो 2.4 मीटर हमें व्यास दिया है यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे रोलर की त्रिज्या क्या होगी, और मीटर में ये भी आपकी रहेगी। तो 2.4 अपॉन में 2 मीटर ये आपका हो जाएगा, ये रोलर की त्रिज्या हो जाएगी। और लंबाई देखिए हमें दी गई है, लंबाई ये देखिए 1.68 मीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तथा लंबाई इज इक्वल टू 1.68 मीटर ये हमें दी हुई थी। इतनी चीजें हमें दी गई थी। अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो देखिए क्या हो जाएगा, बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर मैदान का एक चक्कर, ये होगा, ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर मैदान का एक चक्कर। देखिए क्वेश्चन में इसीलिए आपको ये लाइन दी गई है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसीलिए ये लाइन दी गई है। यहाँ पे आपको समझना होगा क्या हो जाएगा, जो बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ होगा वो बराबर होगा मैदान का एक चक्कर, ये आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1000 चक्कर लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 1000 चक्कर लगाने के बाद मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1000 गुणे बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ। बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो ये एक लाइन आपकी यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे रोलर को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये आपको यहाँ पे एक हिंट दिया गया है क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर इस लाइन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1000 और गुणे बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 1000, क्योंकि 1000 चक्कर ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1000 ये तो आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इनटू बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र यहाँ पे सीधे सीधे लगने वाला है, क्या होता है, 2πr/h यही होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इनटू r त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, जो व्यास हमें दिया गया था उसी में हमने 2 से डिवाइड कर दिया था, यानी 2.4 अपॉन में 2 हो जाएगा, और इनटू h की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 1.68। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए जो लंबाई है यही, ये और रोलर की त्रिज्या हमने निकाली हुई है 2.4 अपॉन में 2, तो यही यहाँ पे रखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 1000 है इंटू 2 इंटू 22/7, ये आपका रहेगा इनटू,
अब देखिए यहाँ पे 2.4 है, जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आपका बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या आपकी दी गई है, ठीक है। तो जब पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे तो ऊपर बचेगा 24 और नीचे यहाँ पे देखिए हो जाएगा 20। फिर इसके बाद इनटू में 1.68, जब ये पॉइंट हटेगा नीचे एक और पॉइंट के बाद दो संख्या तो यहाँ पे अपॉन में 100 हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा 168 और बटे में 100, 168 और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 12672 मीटर स्क्वायर, यानी 12,672 मीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी प्लस कैलकुलेशन भी करनी होगी, तभी आप आंसर इसका निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 12,672 मीटर स्क्वायर कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो बचे हुए चैप्टर्स आपके हैं अब मैं आपको उन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा और वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया मैथमेटिक्स का सिलेबस काफी लेंथी है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है। और वैसे भी मैंने आपको आधे से ज्यादा चैप्टर पहले ही पढ़ा दिए हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, यही आपको पढ़ लेना और बड़े आसानी से आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चंस आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिल भी जाएंगे। देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड करीब मैंने 92 प्लस वीडियोस बनाई हुई हैं, 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और ऐसे ही केमिस्ट्री में मैंने बनाई है 92 प्लस वीडियोस, बस आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है 2021 की सभी सब्जेक्ट्स की, वहां पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।